हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मनी माइंडेड मनदीप। कुछ लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस वाला वीडियो देखकर बोला कि सर आपका होम टूर दो। देंगे, बट वो मेरा होम नहीं था। बाय द वे, मैं कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद में रुका हुआ था एंड कल मेरी वापस जयपुर आने की फ़्लाइट थी, जिसके लिए बाय द वे मैं 1 घंटा 15 मिनट पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। बट उन्होंने मुझे बोला कि सर आप अपना ना लगेज चेक इन नहीं कर सकते, लगेज के बिना जाना है तो चले जाओ। क्या आइडिया देते हैं यार ये लोग, मतलब मुझे पता ही नहीं था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि आप बिना लगेज के भी ट्रैवल कर सकते हो, अपना लगेज लावारिस छोड़ जाओ। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू बुक अनदर फ्लाइट टू जयपुर, और वो 17 घंटे का लेओवर दे रही है मुझे उदयपुर में। एंड अब मैं कल रात उदयपुर में गुजारने के बाद, बाय द वे उदयपुर में मेरी बहन रहती है तो थोड़ा उसके साथ चिल कर लिया, और अब मैं सुबह वाली फ़्लाइट जयपुर की पकड़ रहा हूँ। एंड 9 बजे की फ़्लाइट के लिए मैं 6:30 बजे ही पहुँच गया, क्योंकि अब मुझे लगेज के साथ ही जाना है, लगेज के बिना नहीं जाना। तो एनीवे, आज हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की, जो कि आपको एक फिक्स्ड इनकम दे सकते हैं। होटल से चुरा के ग्रीन टी पीने का मजा ही कुछ और है। एक बात बताओ, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट फिर हम जाकर डायरेक्टली शेयर्स भी खरीदते हैं। बट हम जब भी डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमें तो ये भी नहीं पता कि डायरेक्टली बॉन्ड खरीदा कैसे जाता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्रेडिट रिस्क। आपने अगर कोई 1000 रुपये का शेयर खरीदा है तो या तो वो बढ़ सकता है या वो घट सकता है। बट आपने 1000 रुपये का किसी को लोन दे दिया और वो बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट का लालच तो छोड़ो, आपका 1000 रुपया जीरो बन सकता है। और इसीलिए आज तक हमें ये पता ही नहीं है कि डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी हुआ तो करेंगे कैसे। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू, ये जो क्रेडिट रिस्क है ये काफ़ी बॉन्ड्स में होता ज़रूर है, बट कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये जीरो होता है, और कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत ही लो होता है, बट हमने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं। और कमी है तो बस नॉलेज की, और ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? आफ्टर ऑल वी आर जागरूक जनता। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स अंडरस्टैंड आप बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है और आपको समझ नहीं आ रहा है इसको कहाँ डालना है, तो दिस कुड बी अ सॉल्यूशन। एंड हाउ टू मिनिमाइज योर क्रेडिट रिस्क, एंड बहुत बड़ी 2 बोनस टिप्स दूंगा, एक नहीं 2। आज मूड अच्छा है। सबसे पहले द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन, व्हाई शुड यू इवन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स डायरेक्टली? इसका एक आंसर हो सकता है आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। बट आप ये कहेंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तो हम डेट म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। उसका ये जवाब हो सकता है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, बट इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि आपसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई और है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो आई टोटली गेट दैट, बट दीज आर द 2 रीजंस। तीसरा रीजन ये हो सकता है जो काफी ऑब्वियस है, आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल पड़ा है और आप उस पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और उस कैपिटल को यूज करके आपको फिक्स्ड इनकम जनरेट करनी है, तो दिस कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। हाउ डू यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स डायरेक्टली? 2 तरीकों से। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, जैसे आईपीओ निकलता है वैसे ही बॉन्ड का भी फ्रेश इशू निकलता है और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। या तो आपका ब्रोकर ये सर्विस प्रोवाइड कर देगा, या फिर आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यू डू नीड अ डीमैट अकाउंट। आजकल फिजिकल सर्टिफिकेट्स आना बंद हो चुके हैं, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर डीमैट अकाउंट। और आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो खुलवा लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ जागरूक इन्वेस्टर कम्युनिटी, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अब दूसरा तरीका होता है बॉन्ड्स खरीदने का या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, सेकेंडरी मार्केट। अभी मैं अपने डीमैट अकाउंट से अगर रिलायंस का शेयर खरीदूंगा तो डायरेक्ट रिलायंस कंपनी से थोड़ी खरीदूंगा, कोई तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा जो रिलायंस का शेयर बेच रहा होगा और मेरा ऑर्डर उससे मैच हो जाएगा। दैट मीन्स मैं उससे रिलायंस का शेयर खरीद लूंगा। सिमिलरली बॉन्ड्स भी इशू होने के बाद लिस्ट हो जाते हैं। कुछ बॉन्ड्स लिस्ट नहीं भी होते हैं, बट लेट्स फोकस ऑन द लिस्टेड बॉन्ड्स। अगर वो बॉन्ड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो मैं अपने ही डीमैट अकाउंट को यूज करके उस बॉन्ड के कोड से उसको सर्च कर लूंगा और डायरेक्टली वहां से खरीद सकता हूं। इसमें 2 प्रॉब्लम है, सर्च करना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपको वो कोड पता होना चाहिए। चलो एक बार गूगल से वो निकाल भी लिया, बट आपको डीमैट अकाउंट में उस बॉन्ड की कोई भी डिटेल शो नहीं होती है सिवाय प्राइस के, और उस प्राइस में बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी फेस वैल्यू, उस पे अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, उसका YTM क्या है, YTM मींस यील्ड टू मैच्योरिटी। और अगर आपको ये सारे टर्म्स नहीं पता है तो डोंट वरी, अब भी समझाने वाला हूं मैं आपको। बट प्रॉब्लम इज इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू बाय अ बॉन्ड फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट यूजिंग योर डीमैट अकाउंट। और एक और प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की। मैं चाहूं तो तुरंत रिलायंस का शेयर खरीद सकता हूं, बहुत लिक्विडिटी है, बट मैं अपनी मर्जी से सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड जब चाहे तब नहीं खरीद सकता, ना ही बेच सकता हूं। तो इसीलिए बॉन्ड खरीदना इज नॉट एट ऑल इंट्यूटिव। तो इसीलिए किसी को पता नहीं है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं,
क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो सब लोग कर रहे होते। बट एक तरीका है जिससे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर तो लिक्विडिटी होगी ही होगी। दैट मीन्स जो बॉन्ड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा वो बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करके सेम डे उसकी डिलीवरी ले सकते हो। तो वो तरीका, एंड द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो इज thefixedincome.com। मुझे इनका मॉडल बहुत पसंद आया एंड दे आर सॉल्विंग सम जेन्युइन प्रॉब्लम्स। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्रेडिबिलिटी। नाम पहली बार सुना है तो ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? So thefixedincome.com is promoted by Tipsons Group, which is a SEBI registered entity. आप easily SEBI की वेबसाइट पर जाकर इनको वेरीफाई आराम से कर सकते हो। But the most important thing is, since they are a debt broker but not an exchange, तो ये आपका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर मैचिंग नहीं कर रहे हैं, which is why आप जितने भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे वो fixedincome.com के पास स्टोर नहीं होंगे, वो डायरेक्टली आपके जीरोधा, अपस्टॉक्स या जो भी आपका ब्रोकर है उसके अकाउंट में यानी CDSL या NSDL में स्टोर होंगे। और जो बॉन्ड पे मिलने वाला कूपन रेट होता है यानी इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो बॉन्ड इशूअर डायरेक्टली बॉन्ड होल्डर को पे करता है। दैट मीन्स अगर मैंने thefixedincome.com को यूज करके लेट्स से SBI के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर भी लिया है, तो उस बॉन्ड पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो SBI डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में भेजेगा। उसमें जीरोधा, अपस्टॉक्स, fixedincome.com किसी का भी रोल नहीं होता है। और अगर thefixedincome.com के कोई रोल ही नहीं है तो ये आपसे चार्ज भी नहीं करते, आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस जीरो हैं, आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है और आपकी अकाउंट ओपनिंग फी भी जीरो है। तो ये कमाते कैसे हैं? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सिंस ये कंपनी कोई एक्सचेंज नहीं है तो ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी दे कैसे रहे हैं? एक ही तरीका हो सकता है, दे आर मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ बॉन्ड्स। मतलब इन्होंने मार्केट से ऑलरेडी बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदकर अपने स्टॉक में रखे हैं, ताकि अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो अपने स्टॉक में से बॉन्ड उठाकर आपको दे देंगे, विच एक्सप्लेन्स द हाई लिक्विडिटी। आपको इनके पोर्टल पर जो भी बॉन्ड दिखेगा आप पेमेंट करके सेम डे उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर मैचिंग नहीं हो रही है। इट्स एज इफ आप दुकानदार से कोई सामान खरीद रहे हैं एंड दुकानदार सामान पे प्रॉफिट कमाता है। अब क्वेश्चन ये है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, दैट विल डिसाइड योर कॉस्ट प्राइस। तो ज्यादा नहीं है, हर 100 रुपए पर 5 पैसा या 10 पैसा इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अब इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊं, लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज गवर्नमेंट बॉन्ड। यहां पर आपका क्रेडिट रिस्क जीरो होता है, क्योंकि सरकार अपने देश की बिगेस्ट बोरोवर है और वो कभी डिफॉल्ट नहीं करती। जब भी सरकार के पास पैसों की कमी होती है वो RBI को न्यू बॉन्ड्स इशू करती है और पैसा रेज कर लेती है। इन अदर वर्ड्स पैसा छाप देती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम इन अदर वर्ड्स बोलेंगे GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेकंड टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड, जहां पर सबसे ज्यादा डिफॉल्ट के रिस्क होते हैं और आप और मुझे दोनों को पता है कि AAA रेटिंग के बाद भी कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती हैं। थर्ड इज अ PSU बॉन्ड। यहां पर भी आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि दीज कंपनीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी PSUs हैं। इनके बॉन्ड्स में भी क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। बट इनके 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है PSU टैक्सेबल बॉन्ड, जो कि नॉर्मल बॉन्ड होता है। आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम मानी जाएगी, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरे टाइप का बॉन्ड हो सकता है PSU टैक्स फ्री बॉन्ड, जिसमें आपकी जितनी भी इंटरेस्ट की कमाई हो रही है उस पर कोई टैक्स नहीं देना। और थर्ड टाइप का PSU बॉन्ड हो सकता है अंडर सेक्शन 54EC। अब ये क्या होता है? अगर आपने अपना कोई लैंड, कोई बिल्डिंग या कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है, वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, और उसको बेचकर आपको 50 लाख से नीचे का जो भी प्रॉफिट हुआ है, 6 महीने के अंदर अंदर आप अगर वो पैसा किसी PSU बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं सेक्शन 54EC वाले बॉन्ड में, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी बेचने का जितना भी प्रॉफिट हुआ था उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो पूरा पैसा आपने एक PSU बॉन्ड में लगा दिया है। हाउएवर उस PSU बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि डबल टैक्स नहीं बचा सकते आप। अब ये यील्ड क्या है? ये कूपन रेट से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉन्ड पे कूपन रेट लिखा है 9%, दैट डजंट मीन कि आपको उस पे 9% के रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपने वो बॉन्ड कौन से प्राइस पर खरीदा है और कौन से प्राइस पर बेचा है या फिर रिडीम किया है। इसको ऐसे समझते हैं कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने बॉन्ड्स इशू करे, यानी मैं मार्केट से लोन का पैसा उठाना चाहता हूं और एक बॉन्ड की फेस वैल्यू रख दी मैंने 1000 रुपए और उसका कूपन रेट है 9%। दैट मीन्स मैंने आपसे अगर 1000 रुपए का लोन लिया है तो मैं आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। बट फ्यूचर में लेट्स से मैं फिर से बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठाना चाहता हूं, बट इस बार मैं कूपन रेट रख रहा हूं 7%। मैं 9% इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी में हुई नहीं, मैं 7% दे रहा हूं। दैट मीन्स 9% इंटरेस्ट वाले जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स अभी आपने होल्ड कर रखे हैं,
सडनली बहुत सारे लोग उन बॉन्ड्स को खरीदना चाहेंगे और 1000 रुपए की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आप हो सकता है 1050 रुपए या 1100 रुपए में किसी दूसरे को बेचकर निकल सकते हैं क्योंकि आपके बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है। बट अब वो जो नया बंदा है वो आपसे बॉन्ड खरीद रहा है 1100 रुपए में, तो आपको तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था, बट जो इंटरेस्ट का अमाउंट उसको जाएगा वो 9% नहीं होगा, 9% से कम होगा। तो उसको मिलने वाला जो रिटर्न है वो 8.18% हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल कंपनी ने जो पैसा उधार पे लिया था वो तो 1000 रुपए ही है ना, कंपनी उसी पैसे पर इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी की गलती नहीं है अगर बॉन्ड का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, दिस कैन गो आइदर वे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आपने बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू पे 12 महीने की मैच्योरिटी वाला, और आपने मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करने के बाद ही उसको रिडीम किया। दैट मीन्स आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी 1 लाख रुपए है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेलिंग प्राइस, कंपनी ने ही आपको वो पैसा लौटा दिया है, और जो कूपन रेट है वो 10% है। तो क्योंकि आपने बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में किसी और को नहीं बेचा, या तो बढ़े हुए प्राइस पर या घटे हुए प्राइस पर, तो आपका कैपिटल गेन तो जीरो है क्योंकि आपने 1 लाख में खरीदा और 1 ही लाख में एग्जिट किया। बट आपने 12 महीने उस बॉन्ड को होल्ड किया तो 10% के हिसाब से आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट था आपका 1 लाख रुपए। दैट मीन्स आपके सालाना रिटर्न बने 10% के। दैट मीन्स आपका यील्ड टू मैच्योरिटी भी 10% का ही बना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने ये बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए में और आपने इसको बेचा 1,20,000 रुपए में 12 महीनों के बाद। इसकी मैच्योरिटी लेट से 5 साल थी, बट आपने 1 ही साल बाद इसको बेच दिया क्योंकि उस टाइम पर इस बॉन्ड का दाम बढ़ चुका था, 1,20,000 हो चुका था। तो यहां पर आपको 2 टाइप के प्रॉफिट होंगे। एक तो आपको कैपिटल गेन हुआ क्योंकि आपके बाई प्राइस और सेल प्राइस में 20,000 का अंतर है, वो आपका कैपिटल गेन है। और आपने उस बॉन्ड को 12 महीने होल्ड किया तो आपको इंटरेस्ट का इनकम भी हुआ 10,000 रुपए का। तो आपकी टोटल प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का, और आपका जो यील्ड है वो 30,000 रुपए डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज, आपका यील्ड हुआ 30%। समझ आ रहा है? मतलब बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो आपकी असली कमाई नहीं है, आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आपकी असली कमाई है। थर्ड एग्जांपल में आपने बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए का और फ्यूचर में उस बॉन्ड का प्राइस गिरकर 95,000 हो गया और 12 महीने बाद आपने इसको बेच दिया। तो आपको कैपिटल लॉस हुआ 5,000 रुपए का, इंटरेस्ट इनकम हुई 10,000 रुपए की, आपकी टोटल प्रॉफिट बना 5,000 रुपए का। 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए जो आपका इन्वेस्टमेंट है, दैट गिव्स यू अ यील्ड ऑफ 5% ओनली। अब आप बोलोगे कि यील्ड के लिए बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता होना चाहिए, तो fixedincome.com पर ये यील्ड टू मैच्योरिटी मुझे एडवांस में कैसे शो कर रहा है? वो ये अज्यूम करके शो कर रहा है कि आप बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, क्योंकि मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर आपको सिर्फ फेस वैल्यू ही कंपनी रिटर्न करेगी, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको। तो जब भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है या जब भी डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको हमेशा यील्ड टू मैच्योरिटी वाला नंबर देखना है और ये अज्यूम करना है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट मैंने मैच्योरिटी तक होल्ड कर लिया तो मेरे एनुअलाइज रिटर्न यील्ड टू मैच्योरिटी के बराबर ही बनेंगे, और उसी के बेसिस पर आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो आपका बाइंग प्राइस है वो फेस वैल्यू के बराबर हो, क्योंकि आप भी अभी प्राइमरी मार्केट से फेस वैल्यू पर बॉन्ड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप भी सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे खरीद रहे हो, और वो प्राइस एक और कंपोनेंट की वजह से बढ़ सकता है, इनफैक्ट पक्का बढ़ेगा, एंड दैट कंपोनेंट इज अक्रूड इंटरेस्ट। और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कंपनी ने बोला मैं अपने बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है 12 महीनों का एक साथ करूंगी 31 दिसंबर को, और आपने जनवरी से लेकर सितंबर लास्ट तक उस बॉन्ड को होल्ड किया था पूरे 9 महीने के लिए, और अब आप वो बॉन्ड मुझे बेच रहे हो। तो आप कायदे से मुझे यही बोलोगे कि यार मनदीप, मैंने वो बॉन्ड 9 महीने होल्ड किया था, 9 महीने का इंटरेस्ट मेरा होना चाहिए, बट जिस दिन इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उस दिन बॉन्ड तुम्हारे पास होगा और कंपनी पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट तुम्हें दे देगी, तो मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मुझे तुम बॉन्ड खरीदते समय 9 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट भी पे कर दो, क्योंकि तुम्हें जो मिलेगा वो पूरे 12 महीने का मिलेगा, उसमें से 9 महीने का तुम मुझे पे ऑलरेडी कर चुके हो, और कायदे से तुमने अगर इस साल बॉन्ड को 3 ही महीने होल्ड किया है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली 3 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और मुझे मेरा 9 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसको होल्ड किया था 9 महीने। तो ये होता है अक्रूड इंटरेस्ट। ये भी आपको thefixedincome.com पे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्लियर ब्रेकअप दिखेगा, उसके बाद आपका बाइंग प्राइस डिसाइड होगा। तो बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस, fixedincome.com का अपना मार्जिन जोड़ने के बाद एंड अक्रूड इंटरेस्ट भी जोड़ने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड होगा। उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो भी रिटर्न्स आपको मैच्योरिटी तक मिलेंगे उसको बोला जाएगा YTM, यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। वो आपको ये बताएगा कि आप बॉन्ड का फेस वैल्यू छोड़ो, जितना अमाउंट आप डाल रहे हो अपने बैंक अकाउंट से इस बॉन्ड के अंदर, उस पे आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, वो होता है YTM। अब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज कहां देखनी है और उसका मतलब क्या है, वो अपन जानते हैं fixedincome.com के पोर्टल पे, I mean the fixedincome.com के पोर्टल पे।
सो thefixedincome.com पे अकाउंट बनाना इज जस्ट लाइक एनी अदर साइन अप प्रोसेस। तो एक बार आपने अकाउंट बना लिया, जैसे मैंने बना लिया है, तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपको टॉप ऑफर्स यानी कुछ बॉन्ड्स हैंड पिक्ड आपको दिखेंगे जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। हाउएवर मेरी अप्रोच रहती है कि पहले मैं अपनी नीड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो बॉन्ड्स दिखेंगे मैं उनको फर्दर स्टडी करके अपना डिसीजन ले सकता हूँ। तो नीड क्या हो सकती है? टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो सकते हैं इशूड बाय PSU, या फिर मेरी नीड हो सकती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनको सॉवरेन बॉन्ड्स लिखा गया है, एंड मैंने आपको बताया इनको रिस्क फ्री बॉन्ड्स बोलते हैं। या फिर मेरी नीड हो सकती है हाई रिटर्न बॉन्ड्स, और मुझे पता है अब आपकी नज़र यहीं टिक गई है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिखेंगे मुझे, जो कि बाय द वे 24 रिजल्ट्स हैं और इसमें से 5 ही दिख रहे हैं। तो 24 के 24 बॉन्ड्स को स्टडी करना इज क्वाइट हेक्टिक, इसलिए मैं लगा दूंगा फिल्टर्स। तो फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं, दोनों के दोनों PSU बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर लिखा है, और दोनों का यील्ड ऑलमोस्ट सेम है। एक 6.7% है और एक 6.85% है। दोनों का मैच्योरिटी भी सेम है, 9 साल 11 महीने। बट ऊपर वाले में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है और नीचे वाले में 6 लाख रुपए है। तो 1 लाख वाले को ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखे। फॉर एग्जांपल, इशूअर नेम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्योरिटी नेम 7% पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2031। इसके स्टार्टिंग में आपको 7% यानी जो कूपन रेट है वो दिखेगा, और इसके लास्ट में आपको 2031 जिस साल में ये मैच्योर हो रहा है वो दिखेगा। और वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अलग से भी दे रखी है। कूपन रेट इज 7%, इशू डेट इज 22 जनवरी 2021, मैच्योरिटी डेट इज 22 जनवरी 2031, और कूपन फ्रीक्वेंसी इज एनुअली। जो भी इसका इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो मुझे हर साल सेम डेट पे मिल जाएगा। इशूअर के नाम के लेफ्ट में आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा, उसको एक्सपैंड करने के बाद आप इस बॉन्ड की बाकी चीजें भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसको मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस ने AAA की रेटिंग दे रखी है, जो कि अच्छी बात है। इशू साइज 500 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1000 रुपए की है, और ये बॉन्ड है सिक्योर्ड बॉन्ड, मतलब इसके पीछे कोई रियल एसेट लिंक्ड है जिसको बेचकर आपका पैसा रिकवर करवाया जा सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, कूपन रेट इसका 7% है, बट इसका यील्ड अगर आप चेक करोगे तो 6.7% है। यही आपका एक्चुअल रिटर्न है। कूपन रेट 7% इसलिए है क्योंकि वो 1 लाख रुपए पर पे हो रहा है, बट आप 1 लाख रुपए देकर ये खरीद नहीं रहे हो। आप हर 100 रुपए पर 102.1 रुपीज़ पे करोगे, मतलब 2.1% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप ये बॉन्ड खरीदने के लिए। उसके साथ साथ आप अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 613.7 रुपए भी पे करोगे, और ये सब जोड़ने के बाद जो आपका पेबल अमाउंट है वो 1,02,713.7 रुपए पर बॉन्ड आएगा। तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट का शेड्यूल दिखेगा। कौन कौन सी डेट पर आपको कितना कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपको पूरा शेड्यूल दिखेगा, और लास्ट में मैच्योरिटी पर आपको फेस वैल्यू भी मिल जाएगा, जो कि इस केस में 1 लाख रुपए है। और बॉन्ड का जितना भी ड्यूरेशन था, हर साल आपको इंटरेस्ट पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब एक और बॉन्ड देखते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है। इसका यील्ड टू मैच्योरिटी कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, 9.28%। इट्स फ्रॉम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसका टेन्योर 7 साल 1 महीना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख रुपए, और IP फ्रीक्वेंसी यानी इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी इज एनुअली। इसकी व्यू डिटेल्स पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, इस सिक्योरिटी का नाम है 9% श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 2028, यानी इसका कूपन रेट है 9% और ये 2028 में मैच्योर होगा। सिमिलरली, इस लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इसकी बाकी डिटेल्स जानने के लिए, और यहाँ पे आपको मिलेगा इसकी रेटिंग। इंडिया रेटिंग और क्रिसिल ने इसको AAA नहीं AA+ रेटिंग दी है, जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। इसकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है, इसका इशू साइज 995 करोड़ है, और ये एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। जी हाँ, अनसिक्योर्ड का मतलब इसके पीछे कोई रियल एसेट नहीं है जिसको बेचकर आपका पैसा रिकवर करवाया जा सकता है। तो जस्ट बिकॉज इसका यील्ड टू मैच्योरिटी काफी अट्रैक्टिव है, दैट इज 9.28%, डजंट मीन कि आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कि एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, तो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि thefixedincome.com पर ये सारी बातें आपको ट्रांसपेरेंटली शो हो जाती हैं। फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसका कूपन रेट भले ही 9% है, बट इसका यील्ड ज्यादा क्यों है, 9.28% क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप पर 100 रुपीज पर 98.56 रुपीज ही पे कर रहे हो, और आप 83,360 का अक्रूड इंटरेस्ट पे करने के बाद टोटल प्राइस पे करोगे 10,68,961 रुपीज। फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसका इंटरेस्ट पेमेंट शेड्यूल दिखेगा। साल की कौन सी डेट पर आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा एज इंटरेस्ट इनकम, उसका टेबल मिलेगा, और कौन सी डेट पे आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। एक और चीज आपको चेक जरूर करनी चाहिए जो आपको मिलेगी IM में। IM मींस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि ये पहली PDF फाइल है। इसको आप डाउनलोड करेंगे,
ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो बॉन्ड इशूअर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर बॉन्ड से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। बट बुरी बात यह है कि ये फाइल बहुत बड़ी होती है। एज यू कैन सी ये 110 पेजेस की है, तो हमें पूरी फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली प्रेस करेंगे Ctrl+F और एक वर्ड टाइप करेंगे। दैट वर्ड इज सीनियरिटी। तो आप डायरेक्टली उस वर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पे सीनियरिटी के सामने लिखा है यस। दैट मीन्स कि कल को अगर भगवान ना करे कंपनी बर्बाद होती है, तो कंपनी के एसेट बेचने के बाद जितना भी पैसा कंपनी के पास बचेगा, सबसे पहला हक उस पैसों पर किसका होगा। अगर यहाँ पे यस लिखा है या फिर यहाँ पे सीनियर लिखा है, दैट मीन्स अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहला कंपनी के पैसों पर हक आपका होगा, यानी बॉन्ड होल्डर का होगा। यूजुअली शेयर होल्डर्स का हक सबसे लास्ट में रखा जाता है क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं, बट कंपनी को जो इंसान लोन देता है यानी बॉन्ड होल्डर, उसका हक सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यस लिखा है, दैट मीन्स कंपनी के पैसों पर सबसे पहला हक हमारा है, यानी बॉन्ड होल्डर्स का है। ऐसा भी हो सकता है कुछ बॉन्ड्स में जहां पर सीनियरिटी लेवल लो हो, वो आप यहां से चेक जरूर कर सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड है और वो भी आपको इसी डॉक्यूमेंट में फिर से लिखा हुआ दिख जाएगा। However, इसको चेक करने के लिए आपको IM खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये fixedincome.com पर सामने ही अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ सॉवरेन बॉन्ड्स पे क्लिक करेंगे, आपको जितने भी बॉन्ड्स अवेलेबल है वो दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला बॉन्ड दिख रहा है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में जाएंगे तो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स दिख जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट जब भी वो आएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएंगे। एंड अगर आपको कोई बॉन्ड को सेल करना है तो आप यहाँ पर बॉन्ड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर उसको सेल रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं, और अगर आपको बॉन्ड के अगेंस्ट लोन लेना है तो उसका भी ऑप्शन उसके जस्ट राइट साइड में है। तो अब आपने बॉन्ड से रिलेटेड भारी भारी शब्दों के आसान भाषा में मतलब समझ लिए हैं, बट द क्वेश्चन इज कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो भैया, जब बैंक्स अपने एनपीएस नहीं संभाल पा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस AAA रेटिंग के बाद भी डिफॉल्ट अगर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा चौधरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना कंफर्टेबल समझता हूं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा कैपिटल है जिसको मैं लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं और उससे मैं फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहता हूं। आफ्टर ऑल यही तो ऑब्जेक्टिव है। तो मैं पर्सनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। एंड मैंने आपको बताया PSU बॉन्ड्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल PSU बॉन्ड्स होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, आपकी इंटरेस्ट की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरे टाइप के बॉन्ड होते हैं PSU टैक्स फ्री बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट इनकम इज कंप्लीटली टैक्स फ्री, बट आपने अगर बीच में उसको सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेच दिया, उसको बेचकर आपको कैपिटल गेन हो गया, तो उस कैपिटल गेन पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और जो तीसरे टाइप का होता है अंडर सेक्शन 54EC, वो मैंने आपको बताया। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है या कोई लैंड बेचा है, वेदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल, और आपको 50 लाख से नीचे नीचे तक का जो भी प्रॉफिट हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आप वो किसी PSU बॉन्ड में डालते हैं अंडर सेक्शन 54EC, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी पर होने वाला कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो जाएगा। बट उस बॉन्ड से जो आपको इंटरेस्ट इनकम होगी उस पर आपको टैक्स लगेगा, एंड उस बॉन्ड में आपको 5 साल का लॉक इन भी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्स ऑन बॉन्ड्स, क्योंकि ये डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से थोड़ा सा अलग है। अगर आपने कोई लिस्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेबल है, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब माना जाएगा जब आपने उसको 12 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड किया है और उसके बाद बेचा है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब माना जाएगा अगर आपने उसको 12 मंथ से पहले बेच दिया है, और टैक्स एकदम इक्विटी यानी शेयर जैसा ही लगेगा। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है, आपको उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। LTCG पर आपको एक ऑप्शन और अवेलेबल है, आप चाहो तो 10% का टैक्स दे सकते हो, बट इंडेक्सेशन फिर नहीं मिलेगा। दूसरे टाइप के बॉन्ड्स जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं, अगर आपने उनमें इन्वेस्ट किया है तो पहले 3 साल के अंदर अंदर आप उनको बेचोगे तो आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 3 साल होल्ड करने के बाद बेचोगे तो आपको हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अगेन आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लग जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको 20% का टैक्स अगेन देना है विद द ऑप्शन ऑफ इंडेक्सेशन, और 10% टैक्स पे करने का भी ऑप्शन है, बट वो सिर्फ NRIs को अवेलेबल है अनलिस्टेड बॉन्ड्स के केस में, और उसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड बॉन्ड्स के केस में, उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। तो ये तो हो गया अगर आपको बॉन्ड पे कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर कैसे टैक्स देना है, और बॉन्ड पे जो रेगुलर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, जो कूपन रेट आपको मिल रहा है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा और आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको उस पर भी टैक्स देना है। नाउ इज द टाइम फॉर द बोनस टिप।
बोनस टिप ये है कि जो भी बॉन्ड आपने होल्ड कर रखा है आप उसके अगेंस्ट लोन उठा सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको fixedincome.com के पोर्टल पर ही मिलेगा। आपको लोन अगेंस्ट बॉन्ड पे क्लिक करना है, बाकी चीजें आपको खुद समझ आ जाएंगी। बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज, आपने जो बॉन्ड होल्ड कर रखा है आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रखवा रहे हो उनके पास। दैट मीन्स बॉन्ड पर होने वाली जो इंटरेस्ट इनकम है, जो कूपन रेट है, वो आपको ही मिलेगा, और जो लोन पे करने वाला इंटरेस्ट है वो आप दोगे बैंक को या NBFC को। तो लेट से आपका इंटरेस्ट है 12% का और आपका कूपन रेट है 7%, तो आप 7% कमा भी रहे हो और 12% का इंटरेस्ट भी दे रहे हो। दैट ब्रिंग्स योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन योर लोन टू 5%। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है आपको लोन लेने की तो आप अपने बॉन्ड के अगेंस्ट ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है अगर आपने 10 लाख का कोई बॉन्ड होल्ड कर रखा है तो आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा, थोड़े कम अमाउंट का मिलेगा, वो आपको डिस्कशन उनके साथ ही करना पड़ेगा। बट दिस इज अ फीचर आई थिंक यू शुड नो। तो इससे पहले कि आप नीचे दिए गए लिंक से thefixedincome.com पर जाके अपना अकाउंट बनाएं और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट चालू करें, कुछ की टेकअवेज जान लो। आप अगर PSU टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट आपको उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपने उसको बेच दिया बढ़े हुए दाम पर और उस पर हो गया आपको कैपिटल गेन, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कूपन रेट हमेशा 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 एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू कैलकुलेट होता है। अगर बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपये है, आपने भले ही वो 2000 में खरीदा हो, तो दैट डजंट मीन जो कूपन रेट है वो 2000 पे मिलेगा। वो कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। इसीलिए YTM के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको ट्रू पिक्चर बताता है कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा। सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदते समय आपको फेस वैल्यू के ऊपर शायद प्रीमियम देना पड़ सकता है, क्योंकि उसका करंट मार्केट प्राइस हाई हो सकता है। उसके साथ साथ आपको अक्रूड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ thefixedincome.com अपना हल्का सा मार्जिन भी ऐड करेगा। बट अगेन आपको ये जानना है कि भाई इतने अमाउंट इन्वेस्ट करने पर रिटर्न क्या मिलेगा। ऑलवेज चेक द यील्ड, दैट मीन्स YTM। चलो अच्छी बातें तो बता दी, बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। कुछ तो शॉर्टकमिंग होगी। शॉर्टकमिंग तो है, बट thefixedincome.com की शॉर्टकमिंग नहीं है। आई वुड से ये जनरल शॉर्टकमिंग है बॉन्ड मार्केट की। लिक्विडिटी कम रहेगी अगर आप मैच्योरिटी से पहले उसको बेचकर अपना पैसा लेना चाहते हैं। तो बेचना कैसे है? thefixedincome.com पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने बॉन्ड को बेचने का मैच्योरिटी से पहले। बट उस केस में दो बातें हो सकती हैं, या तो thefixedincome.com वाले ही आपसे आपका बॉन्ड खरीद कर आपको पैसा दे देंगे, बट अब वो बायर हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपका बॉन्ड खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। उस केस में आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ दिन का, जब तक कोई दूसरा बायर अवेलेबल नहीं होता उनके पास, तब तक आप इससे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट जरूर करिए कि मुझे ये पैसा लंबे टाइम तक के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने पैसे पर स्टेबल रिटर्न्स कमाने हैं कम से कम रिस्क में। तो इसीलिए आप इसमें वो पैसा लगाइए जिसमें आप इक्विटी वाला रिस्क नहीं लेना चाहते, स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हैं और मैच्योरिटी तक होल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब कोई अनसर्टेनिटी आ जाए वो बात अलग है, बट आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, थोड़ी मस्ती वहां भी चलती रहती है। बाय।